2018 ऑनर्स का पेपर कर रहे हैं। जिनके पास पेपर नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक में दे दिया जाएगा, पेपर वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2018 ऑनर्स का पेपर कर रहे हैं। बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई सबसे पहले किसको लिखेंगे? सबसे पहले जो आपको आएगा उसको लिखिएगा। समझ रहे हैं? बेहतरीन आंसर जो आएगा आपको वो वाला पहले अटेम्प्ट करना है। आपको जो जो आता है पहले कर लो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर जा कर के जो कम कम आता है उसको करो, क्योंकि कम कम करने से तो मन खराब होता है, और शुरुआत में मन खराब हो गया ना तो पूरा मन खराब ही हो जाएगा, समझ जाओ। अब मन खराब हो गया तो सही चीज़ को भी हम लोग गलत लिखते हैं, ढंग से नहीं लिखते हैं। समझे क्या बोले? इसलिए सबसे पहले जो आपको आता है बेहतरीन ढंग से उसको लिखिए, 2 4 10 पेज बढ़िया लिखिए। लास्ट में जो कम कम आता है उसे अटेम्प्ट करिए। करना तो पूरा है, स्टेप मार्किंग है, समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई एक एडजस्टमेंट नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, करना आपको पूरा है। समझ गया क्या बोले? चलिए हम लोग पेपर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लॉस्ट किए हुए। समय कम है हम लोग के पास। हाँ, खाली पेज छोड़ के आइएगा तो फेल होइएगा, सीधा बात है। चलिए पहला क्वेश्चन है डिफाइन कॉस्टिंग। लिखवा दिया गया है कॉस्टिंग रेफर्स टू मेथड्स और टेक्निक्स, मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट निकालने का मेथड और टेक्निक को कॉस्टिंग कहते हैं। कॉस्ट निकालने का मेथड और टेक्निक्स को क्या कहते हैं? कॉस्टिंग कहते हैं। कॉस्टिंग रेफर्स टू मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो बोल सकते हैं कॉस्टिंग इज द मेथड्स और टेक्निक्स। कॉस्टिंग इज द मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव पूछा है, ऑब्जेक्टिव पूछा है, ऑब्जेक्टिव पूछा है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है सुनिएगा। 3 को ऑब्जेक्टिव पूछा है। पहला ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन कॉस्ट पर यूनिट। टू डिटरमाइन, पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है, टू डिटरमाइन कॉस्ट पर यूनिट, टू मिनिमाइज कॉस्ट, टू मिनिमाइज। तीसरा है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। समझ पा रहे हैं? ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन कॉस्ट पर यूनिट, टू मिनिमाइज कॉस्ट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अरे डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट खर्चा जो समझ में आ रहा है। डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स विच इज डायरेक्टली इनकर्ड, विच इज इजिली आइडेंटिफाइबल, विच इज इजिली, इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब कॉस्ट इनकर्ड बट नॉट इजिली आइडेंटिफाइबल, विच इज नॉट इजिली ट्रेसेबल, जो आराम से हम पता नहीं कर सकते हैं, उसे इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? डायरेक्ट कॉस्ट का एग्जांपल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का एग्जांपल क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट कॉस्ट। लगा तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट मैंने लगा है, समझ में भी आ रहा है, लगा है और समझ में भी आ रहा है, उसे डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद क्लासिफाई द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम एज अ डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। बताना है कि इसमें से कौन सा डायरेक्ट खर्चा है, कौन सा इनडायरेक्ट खर्चा है। जो समझ में इजीली आ जाएगा डायरेक्ट है, जो इजीली नहीं आएगा इनडायरेक्ट है। आओ देखते हैं। 1 नंबर, इनगॉट्स यूज इन द फाउंड्री फॉर कास्टिंग। इनगॉट्स का इस्तेमाल हुआ भैया, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इजीली नहीं समझ में आएगा। नेल्स यूज टू मेक फर्नीचर। नेल्स का इस्तेमाल हुआ, नेल्स माने समझते हैं, नेल्स माने नाखून। फर्नीचर में नेल्स किस लिए लगाओगे भाई? कील, काटी, काटी, काटी रे बाबा। इनडायरेक्ट खर्चा भैया, काटी फाटी को हम लोग नहीं पकड़ते हैं, काटी उटी नहीं पकड़ता है। चलो, वेजेज ऑफ द मशीन ऑपरेटर। मशीन ऑपरेटर का वेजेज दे रहा है, डायरेक्ट खर्चा भाई, डायरेक्ट कॉस्ट लिख देना ना। कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को डिजाइन करने का खर्चा लगा है, इनडायरेक्ट। डिजाइनिंग कोई देखने नहीं जाता है, तो डिजाइनिंग का क्या खर्चा लगा था? पहला इनडायरेक्ट, दूसरा भी इनडायरेक्ट, तीसरा डायरेक्ट, चौथा इनडायरेक्ट। 5वां वेजेस ऑफ द शॉप सुपरवाइजर, डायरेक्ट। फैक्ट्री रेंट, डायरेक्ट। फैक्ट्री रेंट खाली बता देना था, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भैया, आइए देखते हैं। स्टेट विथ रीजन द बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट एंड कैलकुलेट कॉस्ट फॉर 2800 यूनिट। 2800 यूनिट का टोटल कॉस्ट निकालना है। 2800 यूनिट का टोटल कॉस्ट निकालना है और कॉस्ट का बिहेवियर को पहचानना है। कॉस्ट का बिहेवियर को
पहचानना है। समझ पा रहे हैं? इतने टैलेंटेड बच्चे क्यों आज क्लास करने हैं? घर में रहना चाहिए, इतना टैलेंट मत शो करिए। आइए टॉपिक पे आते हैं। देख रहे हैं पर्टिकुलर 1500 यूनिट दिया हुआ है, 2000 यूनिट दिया है। कॉस्ट ए बी सी। अच्छा, कॉस्ट ए देखिए 12,000 16,000 12,000, तो 12,000 डिवाइड बाई 1500 कितना होगा? 8 रुपया। और 16,000 डिवाइड बाई 2,000 कितना होगा? 8 रुपया। कॉस्ट बी 9,000 9,000, कॉस्ट बी। और कॉस्ट सी 7,000 डिवाइड बाई 1500 अलग आएगा, 8,000 डिवाइड बाई 2,000 अलग आएगा। जब अगर डिवाइड करके सेम कॉस्ट पर यूनिट आएगा माने वेरिएबल होता है। जहाँ डिवाइड करके सेम आएगा वो वेरिएबल होता है। जहाँ दोनों जगह अमाउंट फिक्स होगा वो फिक्स कॉस्ट होता है। बिहेवियर बताना कॉस्ट का। कॉस्ट का तीन होता है बिहेवियर होता है, वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल। वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल। वेरिएबल माने दोनों का रेट सेम है, दोनों का रेट। वेरिएबल फिक्स का मतलब होता है दोनों का अमाउंट फिक्स है, फिक्स है। और लास्ट में जब रेट अलग अलग रहेगा डिवाइड करके उसे कहते हैं सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब होता है सम पार्ट इज वेरिएबल एंड सम पार्ट इज नॉन वेरिएबल। सम पार्ट इज वेरिएबल एंड सम पार्ट इज, उसे हम कहते हैं सेमी वेरिएबल। क्या कहते हैं? जैसे मान लो हम कह रहे हैं शोरूम एक्सपेंस, तो शोरूम एक्सपेंस में कितना फिक्स है और कितना वेरिएबल है थोड़ी ना पता चल रहा है। समझ आप बोलिए कोचिंग एक्सपेंस, तो कोचिंग में कितना वेरिएबल है और कितना सेमी वेरिएबल है थोड़ी ना पता चल रहा है। तो जब नहीं पता चलेगा उसे सेमी वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे? तो लास्ट वाला जो कॉस्ट सी है वो सेमी वेरिएबल है। क्या है? तो पहले तो बोला बिहेवियर पहचानो, पहले तो बोला क्या पहचानो? तो कॉस्ट ए क्या है हम लोगों का? वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट ए जो है लिख देना है। कॉस्ट ए क्या पहचानना बोला है? बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट। बिहेवियर ऑफ द, तो लिख देंगे कॉस्ट ए। कॉस्ट ए कौन सा है भैया? वेरिएबल कॉस्ट। बिहेवियर पहचान लो। कॉस्ट बी क्या है? फिक्स कॉस्ट। और कॉस्ट सी क्या है? जब रेट अलग अलग आएगा ना डिवाइड करके, रेट इसका रेट सेम आ रहा है 8 डिवाइड करके देख लो क्या है रेट में। क्या है रेट में? क्या 1500 यूनिट है और 12,000 है ना। 1500 यूनिट है और कितना है? 12,000। तो 12,000 डिवाइड बाई 1500, 16,000 डिवाइड बाई 2,000। देख रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? तो कॉस्ट सी जो है हमारा सेमी वेरिएबल है। कॉस्ट सी हमारा क्या है? सेमी वेरिएबल। बोलने के बावजूद भी मुंह नहीं बंद हो रखा है बेटा। आपको माना किया है तो चुप रहो, उसको समझा रहे हैं, आप करो अपना। चलो, तो ये क्या भैया? वेरिएबल। ये क्या है? ये क्या है? फिक्स। और ये क्या हमारा? सेमी वेरिएबल। क्लियर है क्या? इसमें बोल दिया है कि कॉस्ट निकालो 2800 यूनिट का। कॉस्ट निकालो। तो देखो कॉस्ट हमें 2800 का निकालना है। तो कॉस्ट ए का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का अगर बात करें, कॉस्ट ए का हम बात करें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 12,000 डिवाइड बाई 1500। उधर भी डिवाइड करोगे ना तो 8 ही रुपये आएगा। 16,000 डिवाइड बाई 2,000। समझे? जब सेम डिवाइड करके आते तो वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। अच्छा, कॉस्ट बी जो है हमारा ये फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट तो सब जगह सेम रहेगा 9,000 रुपये, लेकिन कॉस्ट सी को अलग अलग करना होगा। कॉस्ट सी में सम पार्ट इज वेरिएबल एंड सम पार्ट इज फिक्स, सम पार्ट इज वेरिएबल एंड सम पार्ट इज फिक्स, तो निकालना पड़ेगा। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या लिखेंगे हम लोग? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट। चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट, ये फॉर्मूला होता है। चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट। चेंज इन कॉस्ट कितना हो रहा है भैया? 7 से 8,000 हो रहा है, माने 7,000 माइनस 8,000। और यूनिट में कितना चेंज हो रहा है? 7,000 माइनस 8,000 हुआ। यूनिट में कितना चेंज हो रहा है भाई? 1500 माइनस 2,000, 1500 माइनस 2,000। तो यहाँ हो रहा माइनस 1,000, यहाँ हो रहा माइनस 500, माइनस माइनस 100। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपये। अब पता करना फिक्स कॉस्ट। क्या पता करना है? तो देयरफॉर कौन सा कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आता कैसे है सुन लो। फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है
टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दीजिएगा तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। आप किस पे टेस्टिंग करना चाहते हैं, पहला वाला पे कि दूसरा वाला पे? पहला वाला मैंने 1500 यूनिट, दूसरा वाला मैंने 2000 यूनिट, दोनों में से किसी पे भी टेस्टिंग करोगे रिजल्ट विल बी सेम। रिजल्ट विल बी 1500 पे टेस्टिंग करोगे तो 1500 का टोटल कॉस्ट लेना होगा। 1500 का टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 7000, सी वाला में देखेंगे, सी वाला में टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 7000 और वेरिएबल कॉस्ट 1500 यूनिट है ना, वेरिएबल कॉस्ट कितना करके 2 रुपये करके, तो 7000 माइनस 3000, फिक्स कॉस्ट आ गया 4000। अच्छा, इसका 2000 पे टेस्टिंग करने जाओगे तो टोटल कितना लोगे यहाँ पे 8000, टोटल कितना लोगे यूनिट कितना 2000, तो 2000 इंटू 2 4000, 8000 माइनस 4000 4000, 8000 माइनस 4000 4000, समझ पा रहे हैं? तो कितना आएगा भैया 4000। बुद्धि में जा रहा, क्या बोल रहे हैं, जा रहा क्या चीज, ऊपर वाला सर, कौन सा वाला? चेंज इन कॉस्ट और चेंज इन यूनिट जो लिखा है सर, ये वाला चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट, हाँ ये फॉर्मूला है। कॉस्ट कितना 7000 और 8000 तो माइनस 1 आ जाए, और 1500 2000 है तो माइनस 500, तो 1000 डिवाइड बाय 500 कितना हुआ 2 रुपया, कितना हुआ? ये क्या निकला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपया। और यहाँ फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस, तो टोटल कॉस्ट कितना भैया 1500 पे निकालोगे तो 7000 और 2000 पे निकालोगे तो 8000, रिजल्ट विल बी सेम, किसी से भी निकाल सकते हो 7000, और वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 1500 इंटू 2 3000, तो 7 में से 3 जाएगा 4000। अब दाम निकालना है, किसका दाम निकालना है 2800 यूनिट, किसका? तो यहाँ एक तो फॉर्मेट ऐसे बना लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, और लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ, कोना में नहीं बनाना, मेरे पास जगह नहीं है, हम इसलिए बना रहे हैं, कोना में नहीं बनाना है। पहला क्या लिखेंगे, कॉस्ट ए, कॉस्ट ए में वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपया करके है, 2800 यूनिट का पता करना है ना, तो 2800 यूनिट इंटू 8, 2800 यूनिट इंटू कॉस्ट बी, कॉस्ट बी में फिक्स कॉस्ट कितना भाई 9000, फिक्स कॉस्ट तो सबके लिए फिक्स रहेगा, सबके लिए। और कॉस्ट सी में 2 चीज़ है, एक वेरिएबल है 2 रुपया करके, वेरिएबल तो 2 रुपया करके है ना, तो 2800 इंटू 2 5600, और एक है फिक्स, फिक्स कितना निकला है 4000, ये गुना करके बताइए 2800 इंटू 8, भगवान क्यों बने, कैलकुलेटर किस लिए दिया गया है, चलाने के लिए ना, चलाओ कैलकुलेटर, भगवान किस लिए तुम लोग कैलकुलेटर दिए, 22400, ये सब भगवान के कृपा से ही हो रहा है, जितना कुछ मिला सब भगवान के कृपा से मिला। टोटल कॉस्ट 40,000 प्लस ही करना हो गया, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, टोटल कॉस्ट निकल गया। तो पहले खाली बोलता बिहेवियर, तो यहीं पे खत्म हो जाता, बोला टोटल कॉस्ट निकालो, इसीलिए सब 5 करना पड़ा। पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिए, कॉस्ट ए का 8 रुपया, कॉस्ट बी का फिक्स कॉस्ट निकालिए 9000, और कॉस्ट सी में तो 2 है, वेरिएबल भी और फिक्स भी है, तो वेरिएबल 2 रुपया करके फिक्स 4000, फिर एक कॉस्ट सेट बना दिए। कॉस्ट ए का वेरिएबल कॉस्ट कितना करके 8 करके, तो 2800 इंटू 8, कॉस्ट बी का फिक्स कॉस्ट कितना 9000, कॉस्ट सी का वेरिएबल कॉस्ट कितना 2800 इंटू 2 और फिक्स कॉस्ट 4000, जोड़ दीजिए, आ गया टोटल कॉस्ट 41,000। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है तो पूछो, क्लियर, पूछ लो, कोई दिक्कत है तो कॉपी करो। देखिए क्वेश्चन जो है हम लोग का 3 नंबर में बोला कॉस्ट शीट बनाइए। देखिए भाई कॉस्ट शीट तो आएगा ही आएगा, चाहे आप ऑनर्स के स्टूडेंट हैं चाहे जनरल के स्टूडेंट है, कॉस्ट शीट का फॉर्मा यही है, फॉर्मेट यही है, अच्छे से समझ लो। अरे कुछ नहीं तो पोस्टिंग करके आओगे ना भाई, कुछ तो मार्क्स मिलेगा ना, सादा पे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। सुन लो अच्छा से, पहला स्टेज में लिखते हैं ना, पहला स्टेज में मटेरियल वाला बात लिखते हैं, मटेरियल समझ रहे, कैरेज डायरेक्ट खर्चा, मटेरियल कैरेज डायरेक्ट खर्चा, चार्जेबल एक्सपेंस, प्रोडक्टिव वेजेज, प्रोडक्टिव ये सब ऊपर लिखते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री का खर्चा क्या हो सकता है, तो गैस करके देखो, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल में जाएगा, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे कहाँ आएंगे, फैक्ट्री में। कहाँ आएंगे, ऑफिस में क्या लगेगा, स्टाफ सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये कहाँ आएगा, ऑफिस में। कहाँ आएगा, और लास्ट में है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेल का खर्चा, सेल करने में जो खर्चा लग रहा है,
इसको हम लिख देते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, अच्छा रहेगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिख दे, अच्छा रहेगा। तो देखिए भाई, ऑफिस का खर्चा ऑफिस में लिख दो, रॉ मटेरियल का खर्चा रॉ मटेरियल में, फैक्ट्री का खर्चा फैक्ट्री में, ऑफिस का खर्चा ऑफिस में, सेलिंग का खर्चा सेलिंग में। क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है तो यहाँ लेस होगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो फैक्ट्री में लेस होगा, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ चलेगा, फैक्ट्री में। और क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, क्लोजिंग क्या है तो ऑफिस में लेस होगा। क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, समझ गया। रिपीट कर, रॉ मटेरियल में क्या जाएगा भाई, रॉ मटेरियल संबंधित ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट खर्चा, चार्जेबल एक्सपेंस, प्रोडक्टिव वेजेस, ये कहाँ जाएगा, रॉ मटेरियल। फैक्ट्री का खर्चा फैक्ट्री में, फैक्ट्री का खर्चा क्या हो सकता है, गैस वाटर फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी, गैस वाटर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में डाल देना, वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में डाल देना। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या जाएगा, स्टाफ सैलरी, जनरल एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फिनिश गुड्स, कहाँ डाल देंगे, ऑफिस में। और सेलिंग में क्या जाएगा, सेल्समैन सैलरी, सेल्स कमीशन, एडवर्टाइजिंग, ये सारे के सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में लेस होगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में लेस होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में लेस होगा। जो कॉस्टिट का क्लास नहीं किए हैं, प्लेलिस्ट में कॉस्टिट का वीडियो डाला हुआ है, पूरा एकदम डेप्थ में समझ रहे, जाकर देख लीजिएगा। अभी हम काम चलाओ बोल दिए, काम चलाओ से काम चल रहा तो चलाइए, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए, समझ गए क्या बोले। अब वीडियो करिए, फोकस। सवाल करते हैं, 5 नंबर में क्या पूछा है, 3 नंबर, माफ करिएगा 3 नंबर 2018 का। मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल कहाँ जाएगा रे बाबा, ऊपर में। मटेरियल कहाँ जाएगा, ऊपर। मटेरियल कितना है, 14,000। मटेरियल कितना भैया, बोलो जोर से, 14,000। तो लिख देते 14,000, बाहर ही लिख देना, अच्छा रहेगा। मटेरियल 14,000। फिर क्या है, वेजेज लिख देंगे, डायरेक्ट वेजेज है, कुछ नहीं बोला तो वेजेज कितना है, 10,000। 14 10 जोड़ लेंगे कितना होगा, 24,000। ये क्या हुआ, प्राइम कॉस्ट। रॉ मटेरियल को जोड़ेगा तो आएगा प्राइम कॉस्ट, क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड दिया 60% ऑफ वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ वेजेज, 10,000 है ना, 10,000 का 60% 6,000। फिर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक ही साथ दे दिया है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक ही साथ दे दिया है। सेलिंग ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो पहले प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है, 24,000 जोड़ लिए, 24 अच्छे कर देंगे तो कितना हुआ, 30। फैक्ट्री का खर्चा जोड़ोगे, इसे कहते हैं वर्क कॉस्ट। क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, और वर्क कॉस्ट का कितना परसेंट है, 20%, तो 30,000 का 20%, 6,000। आ गया 36,000। ये हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग का खर्चा जोड़ देंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया है, गोगा लोग आएगा। सेलिंग का खर्चा जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आओ नीचे देखो, सेल्स कमीशन 5% ऑन सेल, 5% ऑन सेल, तो पता ही नहीं, सेल पता है, नहीं पता है, बहुत गंचक्कर हो गया रे बाबा, सेल तो हम लोग को पता ही नहीं है। इफ सेल्स कमीशन 5% ऑन सेल्स और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन, सुनिएगा ध्यान से, क्या बोला भैया, सेल्स कमीशन, सेल्स का कमीशन है 5% ऑन सेल, और कंपनी बोला कि एस्टीमेट क्या निकालो, कॉस्ट निकालो, माने सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग का कितना है, 36,000। यहाँ तक कोई तकलीफ है, यहाँ तक कोई तकलीफ है, यहाँ तक पहले लिखिए, फिर आगे देखते हैं। सेल्स कमीशन दिया 5%, पॉज करिएगा, फोकस करिएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 36,000 है, बोल दिया 5% सेल्स कमीशन ऑन सेल्स,
सेल तो पता ही नहीं, तो सेल नहीं पता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये खर्चा जोड़ते हैं तो आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या आता है सेल्स, ये आता है। क्लियर क्लियर। सेल्स मान लीजिए हमारा कितना परसेंट है 100%, नहीं पता तो मान लीजिए सेल कितना परसेंट है 100%, सेल कितना परसेंट है 100%। और प्रॉफिट कितना परसेंट है भाई 25% ऑन कॉस्ट है, हम तो सेल का पकड़े हैं ना, तो कॉस्ट पे 25% है, तो अभी अभी तो बताएं ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेल प्राइस है। कॉस्ट पे 25% मैंने 25/100, 25/100, तो कॉस्ट से अगर आपको सेल पे जाना है, कॉस्ट से अगर सेल पे तो ऊपर वाला नीचे में ऐड होगा, माना इधर हो जाएगा 25 डिवाइड में 125, काटेंगे तो आएगा 1/5, 25% है ना, तो 25/100। इधर से इधर जाइएगा ना तो ऊपर जितना नंबर रहेगा वही नीचे में ऐड हो जाएगा। ऊपर 25 है तो नीचे 100 है ना, तो 25 में 100 ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 25 डिवाइड में 125, काटेंगे तो कितना आ रहा 1/5, कितना आ रहा 1/5 आ रहा है, इसमें इंटू 100 कर देंगे तो कितना परसेंट होगा 20%। कितना परसेंट, माने सेल है 100% जिसमें प्रॉफिट 20% है, प्रॉफिट कितना परसेंट, 20%। यानी कॉस्ट ऑफ सेल कितना परसेंट है 80%। कॉस्ट ऑफ सेल कितना परसेंट है 80% में सेल्स का कमीशन, सेल्स कमीशन हम लोगों का 5%, यानी ये 80 में से ऊपर जाएंगे, यानी ये कितना के बराबर है 75% के बराबर। सेल 100 है 100% मान लो, सेल कितना परसेंट है भाई 100 में 20% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना 80%, 80% में 5% सेल्समैन कमीशन है, यानी वो कितना परसेंट है 75%। तो क्या करेंगे 36,000 5% निकालना है ना, तो 36,000 में 5 से गुना, और वो कितना के बराबर है 75 के बराबर है, करिए आ जाएगा 2400, जोड़ लेंगे। हाँ नहीं समझ नहीं है। मान लो सेल 100% है, मानने में क्या जाएगा, मान लो सेल कितना परसेंट है, प्रॉफिट 20% कैसे है ऊपर देख लिए, अरे प्रॉफिट कॉस्ट है ये देखो, कॉस्ट पे 25% है, 25% को 25/100 लिखेगा, काटेगा तो 1/4 होगा, तो ऊपर वाला नीचे में ऐड करेगा तो इधर 1/5 होगा, लेकिन हमें 1/5 नहीं चाहिए, परसेंट चाहिए, तो वापस से इंटू 100 कर दो, परसेंट आ जाएगा। समझा। तो सेल है, सेल में प्रॉफिट है 20%, यानी कॉस्ट 80%, 80% में ऊपर वाला खर्चा 5% है, यानी वो कितना के बराबर है 75 के बराबर है। तो 36,000 75 के बराबर है, हमें 5% पता करना है, तो 36,000 इंटू 5 डिवाइड 75 कितना आ रहा भाई 2400। जोड़ा कितना आ रहा है, जोड़ा कितना आ जा रहा है भाई 38,400, 38,400। और 38,400 में क्या ऐड कर लेंगे हम लोग प्रॉफिट, 38,400 में क्या ऐड कर लेंगे हम लोग प्रॉफिट, ऐड कर लेते हैं। तो 38,400 का डायरेक्ट कितना परसेंट कर देंगे 25% कर, तो कितना होगा नहीं समझे, 38,400 कितना परसेंट करेंगे 25%, कितना परसेंट कितना हो रहा, जोड़ लो, जोड़ो जोड़ो कितना आ रहा 48 से, सुनिएगा ध्यान से। कॉस्ट ऑफ सेल 38,400, कॉस्ट ऑफ सेल क्वेश्चन में क्या लिखा 25% ऑन कॉस्ट, तो ये तो कॉस्ट ही है ना, तो डायरेक्ट चार्ज करने में कोई दिक्कत है। अब 20% चार्ज करने जाओगे ना, तो 38,400 इंटू 20 डिवाइड बाई 80 ये करना होगा, 38,400 इंटू 20 डिवाइड बाई 80 करके देखो उतना ही आएगा, 38,400 इंटू 20 डिवाइड बाई 80 आ जाना 9,600। नहीं समझा, सवाल में क्या लिखा प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, तो इधर कॉस्टें हैं ना भाई, तो कॉस्ट पे डायरेक्ट चार्ज कर दो 25%। और जब 20% करने जाओगे सेल टाइप का तो क्या करना पड़ेगा 38,400 इंटू 20 अब भागा तब आएगा 9,600। जोड़ लो, आ गया सेल, सेल ही तो पूछा है, क्या पूछा है
सेल से तो पूछा है ना, आगे से कोई दिक्कत? कॉपी नेक्स्ट। फोकस, बात नहीं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन पूछे गए आपसे, व्हाट डू यू मीन बाई कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या होता है, सुन लीजिएगा ध्यान से। इन समटाइम्स सम कॉस्ट आर डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। कुछ समय में क्या होता है कि कुछ ऐसा कॉस्ट होता है कि डिफिकल्ट होता है, एक साथ हमें दो चीज़ का दाम निकालना पड़ता है, दो चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। जैसे मान लो बस चल रहा है या ट्रक चल रहा है, तो बस का पहले टोटल किलोमीटर में कितना खर्चा आया, फिर टोटल पर पैसेंजर किलोमीटर में कितना खर्चा आया, एक साथ दो निकालना पड़ रहा है ना। इसको हम कहते हैं कंपोजिट कॉस्ट। क्या कहते हैं? एक साथ जब दो चीज़ का कॉस्ट हमें निकालना पड़ेगा, उसे हम कंपोजिट कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद उसी में पूछा है कि गिव 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देना है। तो भाई जैसे बस का क्या निकालेंगे, टोटल किलोमीटर ऑफ बस, टोटल पैसेंजर किलोमीटर ऑफ बस। हॉस्पिटल में क्या निकालेंगे, हॉस्पिटल एक्सपेंस पर बेड, हॉस्पिटल एक्सपेंस पर पेशेंट बेड। समझ पा रहे हैं? कैंटीन में क्या निकालेंगे, कैंटीन एक्सपेंस और नंबर ऑफ प्लेट, नंबर ऑफ समझ रहे हैं? तो ये सारे एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं। आगे तो एग्जाम्पल्स में लिख देंगे टन किलोमीटर, टोटल टन किलोमीटर, टोटल किलोमीटर, या नाम लिख देंगे बस का टोटल किलोमीटर, बस पैसेंजर किलोमीटर, इस तरह से। 4 का भी पूछा है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से सम है। आइए देखते हैं, बहुत ही आसान सम है 4 का भी। ए ट्रांसपोर्ट कंपनी मेंटेन अ फ्लीट ऑफ 10 ट्रक। कितना ट्रक है भैया? 10 ट्रक है। ट्रक कितना है? 10। फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम कोलकाता टू आसनसोल वाया दुर्गापुर। कोलकाता से आसनसोल, उसके बाद दुर्गापुर। समझ पा रहे हैं? दुर्गापुर होके जाता है। द डिस्टेंस फ्रॉम कोलकाता टू दुर्गापुर 250 किलोमीटर एंड दैट फ्रॉम दुर्गापुर टू आसनसोल 30 किलोमीटर। मान टोटल 280 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टोटल 280 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ईच ट्रक ऑपरेट्स 26 डेज इन अ मंथ। प्रत्येक ट्रक 26 दिन महीना में चलता है। स्टार्ट्स एवरी डे फ्रॉम कोलकाता से स्टार्ट होता है, प्रत्येक दिन कोलकाता से स्टार्ट होगा, लोड करेगा 10 टन, जाके 6 टन खाली कर देगा दुर्गापुर। माने कोलकाता से दुर्गापुर जो गया 10 टन लेके गया, दुर्गापुर में 6 टन खाली हो गया, माने 4 टन। कितना बचा? 4 टन। और ये रेस्ट को कहाँ पहुँचा दिया? आसनसोल। कहाँ पहुँचाया? दुर्गापुर टू आसनसोल 4 टन। उसके बाद क्या देख लो, इट तो हो गया। इट कम्स बैक, जब कोलकाता से आता है ना, तो जब वो आता है ना, इट कम्स बैक, जब आसनसोल से आता है तो डायरेक्ट कोलकाता में आता है, डायरेक्ट कोलकाता रिटर्न हो जाता है, 8 टन माल लेके आता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर टन किलोमीटर। निकालना कॉस्ट पर टन किलोमीटर व्हेन टोटल मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर अ ट्रक। एक ट्रक का मंथली एक्सपेंस है 1,79,546। तो कॉस्ट पर क्या निकालना है? टन किलोमीटर। कॉस्ट पर, तो पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर। ठीक है। स्टेशन क्या भैया? कोलकाता टू कहाँ जा रहा है? दुर्गापुर। कोलकाता टू दुर्गापुर, फिर दुर्गापुर टू आसनसोल, और आसनसोल टू डायरेक्ट हो गया। कोलकाता टू दुर्गापुर का डिस्टेंस है 250 किलोमीटर। 10 टन माल लेके जाता है, यानी 2500। 6 टन खाली कर देता है, यहाँ से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी 4 किलोमीटर लेके जाता है। हो गया। 30 × 4 क्यों? क्योंकि 30 किलोमीटर जाता है, कितना टन लगे? 4 टन। ऐसा कराया था ना, ए और डी करके, और 30 × 4। और आसनसोल टू कोलकाता जब डायरेक्ट आता है तो 8 टन लेके आता है, तो डायरेक्ट आएगा तो रास्ता कम थोड़े हो जाएगा। 250 आसनसोल 250 दुर्गापुर तक है, और दुर्गापुर से आसनसोल 30, वन टोटल 280 हो गया। टोटल कितना हो गया?
अरे डिस्टेंस कम थोड़े हो जाएगा, कोलकाता टू आसनसोल जाने में 280 लग रहा है, मैंने आने में भी 280 लगेगा, डिस्टेंस कम थोड़े होगा। 8 टन में क्या रहा बताओ कितना होगा? शॉर्टकट भी लेगा तो कोई शॉर्टकट नहीं है। 280 इंटू 8 बताओ, चलाओ कैलकुलेटर, जोड़ दो, टोटल टन किलोमीटर 4,860। तो देयरफॉर टोटल टन किलोमीटर ऑफ 26 डेज महीना में चलता है ना, तो एक दिन में 4,860, तो 26 में कितना मल्टीप्लाई करो, हर एक दिन में इतना 1,26,360। 1,26,360। देयरफॉर कॉस्ट 1,26,000। 1,26,000। देयरफॉर कॉस्ट पर टन किलोमीटर खर्चा कितना हो रहा भाई? 1,79,3,540। और ये कितना है? 1,26,000 डिवाइड करो 1,89,500। कोई दिक्कत? समझ गए हैं? ये हमारा क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का, ऑपरेटिंग कॉस्ट मार्क्स लिखा हुआ। कोई दिक्कत? स्टोर लेजर हम लोगों का दिया हुआ है, चार्ज नहीं इसलिए तो स्टोर लेजर का वीडियो बना करके फीफो मेथड ऑलरेडी, बैटरी नहीं है चार्ज, ध्यान से सुनो। किसका बात कर रहे हैं? स्टोर लेजर। किसका बात कर रहे हैं? स्टोर लेजर का ऑलरेडी फीफो मेथड हम सोल्व करके प्लेलिस्ट में डाले हैं। जिन बच्चे का नहीं हुआ है जाके कर लीजिएगा वीडियो, बात खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 5 नंबर EOQ का सम है, थोड़ा सा आपको दिखा दें। EOQ का फार्मूला है 2AO/CC। देखिए क्या दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए कंपनी। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल A 12,000 एट द रेट 60 पर यूनिट। एवरी ऑर्डर कॉस्ट दिया हुआ है 2,000। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 20%, माने CC दिया हुआ है 20%। कैसे सोल्व होगा ध्यान से देखिए। 1 नंबर में बोला EOQ, 2 नंबर में बोला ऑर्डरिंग लेवल। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले EOQ तो आप लोग को निकालने आता ही है, फिर भी हम दिखा दे रहे हैं। EOQ का फार्मूला है 2AO/CC। बोलो क्या बोले हैं? 2AO/CC। EOQ का फार्मूला 2AO/CC। वेयर A कितना दिया हुआ है भाई? 12,000। O कितना दिया हुआ है? 2,000। CC निकालना होगा। CC कितना है भाई? 20%। तो 60 का 20% 12। फार्मूला में पुट करके निकाल लेना। इतना बाबू सोना हो तो काम नहीं चलेगा। 2AO/CC बोला, 2A निकाल दिए, O निकाल दिए, CC निकाल दिए, भर देना। 2 फार्मूला का है। नेक्स्ट ऑर्डरिंग लेवल पूछा है। ऑर्डरिंग लेवल के लिए चाहिए हमें कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन। ऑर्डरिंग लेवल के लिए हमें चाहिए एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन कैसे आएगा? साल में 12,000 यूनिट इस्तेमाल हो रहा और साल में 360 दिन ही चलेगा। इफेक्टिव नीचे दिया है, तो 12,000 डिवाइड बाई 360 कितना हो रहा भैया? 365 से डिवाइड कियो। 360 से डिवाइड 300 दिन, सॉरी 360 नहीं लिखा, 300 लिखा है क्वेश्चन में। 300 दिन लिखा है, तो कितना हो रहा? 40। 12,000 डिवाइड बाई 300 हो गया। चलो ऑर्डरिंग लेवल का फार्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। लेकिन मैं ऐसा कुछ दिया ही नहीं सवाल में। ऑर्डरिंग लेवल माने रीऑर्डर लेवल, ऑर्डरिंग लेवल माने उसका फार्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, लेकिन दिया ही नहीं। दिया नहीं तो क्या करें? निकालना तो पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा। इसका तरीका है सेफ्टी ऑफ स्टॉक। सेफ्टी ऑफ स्टॉक प्लस नॉर्मल लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन। ये तरीका है निकालने का। इनटू एवरेज कंजम्पशन कैसे निकलेगा सुनिए। सेफ्टी ऑफ स्टॉक निकालने का फार्मूला होता है, सेफ्टी ऑफ स्टॉक निकालने का आपका फार्मूला होता है, सेफ्टी ऑफ स्टॉक का पीरियड दिया हुआ 20 दिन और एवरेज कंजम्पशन 40। और
नॉर्मल लीड टाइम पीरियड दिया हुआ 15 दिन, एवरेज कंजम्पशन 40। तो 20 इंटू 40 कितना हो रहा है? 8000 या 800? सर 20 इंटू 40 800 प्लस 600, 800 600 24। हाँ बोलिए, क्या बोलिए? सर वहाँ तो सेफ्टी ऑफ स्टॉक ऐसे का 40 सेफ्टी ऑफ स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है सेफ्टी ऑफ स्टॉक का पीरियड इनटू एवरेज कंजम्पशन। सेफ्टी ऑफ स्टॉक का पीरियड इनटू एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन कितना निकला? 40। तो 20 इंटू 40 800 और नॉर्मल टाइम पीरियड 15 इंटू 40 600। 800 प्लस 600 कितना हुआ? 1400। ये निकला हमारा ऑर्डरिंग लेवल। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। बाकी जो भी पेपर में दिया गया भाई, प्लेलिस्ट में हम ऑलरेडी सोल्व करके डाले हैं, वहाँ से आप करिए, आपका हो जाएगा।